हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5 राज राजा और राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल में चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इसे उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम सबको शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, मतलब अपना नेता चुनने जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी करनी है और अनपढ़ लोग नेता बनेंगे। तो देश का तहस नहस होगा ही। मंत्री जी को खुद यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन बच्चे जो एकदम आईएएस लेवल के ही चाहिए। वाह रे मंत्री जी। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े राजाओं को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित चुनते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था जाने के लिए। यदि घोड़ा किसी ने रोक दिया तो उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यदि कोई नहीं रोक पाया, इससे मतलब कि जिसने घोड़ा छोड़ा है वो राजा ज़्यादा शक्तिशाली है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़ा को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। मतलब जो राजा ने घोड़े को नहीं पकड़ा उन्हें आमंत्रित किया जाता था, बल्कि जो राजा उस घोड़े को पकड़ लेते थे उनसे युद्ध होता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा इसके लिए उपहार लाते थे। जो राजा घोड़ा नहीं पकड़ते थे वो क्या लाते थे? घोड़ा छोड़ने वाले राजा के लिए उपहार अपनी तरफ से भेंट लाते थे। इस सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष प्रकार की आसन पर बिठाया जाता था। कुछ क्षेत्र में राजा सारथी ही उसका सहचर होता था, मतलब गुप्त सूचना देने वाला। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम
सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे। जो के लिए उपहार लाता था विष और वैश्य, उन्हें पुरोहित क्या मानते थे? शूद्र, मतलब नीची जाति का। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, मतलब किसी भी बड़े ऐसे आयोजन में उन्हें बुलाया नहीं जाता था, शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वह क्या कौन से वर्ग में शामिल है। उस समय 4 वर्गों में समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और पहले के जमाने पहले ऐसा होता था, अधिक किसी ने पढ़ाने का काम किया तो पंडित हो गया, सेना का काम किया तो क्षत्रिय हो जाएगा, और दूसरे का काम किया तो वैश्य हो जाएगा, और बाकी सबको जो कर रहा है वो शूद्र हो जाएगा। व्यापार वाला वैश्य होता है, और क्षत्रिय मतलब सैनिक होता है, और ब्राह्मण का होता था दूसरों को पढ़ाना, और शूद्र होता है इन तीनों की सेवा करना। ब्राह्मण का काम वेदों का अध्ययन, यापन और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम था खेती करना, पशुपालन करना। व्यापार से शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। देखिए वही चीज हम आपको बताए भी थे अभी। देखिए पहले इसे देख लेते हैं। धूसर, चित्रित धूसर प्राप्त इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका उपयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। देखिए ये है, ये कितनी सुंदर है, एकदम चिकनी होती थी। जनपद, ये जनपद क्या होता है? महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मात्र चित्र में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इस महाजनपद की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवर को पालते थे। लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ी में, और जानवर को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल को खेती करते थे, मतलब उसे खेतों में उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसमें उल्लेख अध्याय में नहीं है? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इससे कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। इस पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों का चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है।
महाजनपद कबीले में 2500 साल पहले कुछ महाजनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई है। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर के दीवार बनाई गई थी। यहाँ देखिए, ये गंधार है, ये काबुल नदी है, ये सिंधु नदी में मिलने वाली भारत की सब 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इधर तक्षशिला है पाकिस्तान में, बाकी सब ये नदियां हैं। देखिए, नर्मदा और तापी के अलावा बाकी सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और ऊपर से सिंधु नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही, ये अरब सागर में गिराती है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। आज ही से आप लोगों को एनसीईआरटी के साथ साथ लूसेंट का भी एक पेज करवाएंगे। इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों को एक क्लास रोज लूसेंट का भी मिला करेगा, ताकि एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों एक साथ खत्म हो जाए। पर्यावरण से स्टार्ट करेंगे लूसेंट में। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाही को नियमित वेतन देकर पूरी साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपद में राजा ऋग्वेद के उल्लेख में राजा किस प्रकार भिन्न? 2 अंतर बताओ। कर जो मजदूरों से जबरदस्ती या स्वेच्छा से वसूला जाता था, उसे कर बोलते हैं। महाजनपद में राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलते थे। पहले लोग अपनी स्वेच्छा से राजा को जो भी बनता था वो देते थे, लेकिन अब राजा अपने लिए सैनिक रखने लगे, सेना रखने लगे और काम करने के लिए व्यक्ति भी रखने लगे। तो उसके लिए उन्होंने कर को नियमित रूप से कर दिया। कौन कौन सा कर होता है उसके बारे में देखते हैं। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों और जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना। मतलब जानवर, यदि जानवर किसने पोसा है, कितने जानवर है, उस पर भी कर लगता था। कारीगर जो काम करता है उस पर भी कर लगता था। जो फसल उगाते थे उन पर भी कर लगता था। व्यापारी सामान लाते और बेचते थे, उस पर भी कर लगता था। मतलब हर एक चीज में कर ही लगता था।
व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटक एवं संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तु देनी होती थी। जो जंगल से थी खाग वाग जो लाते थे आखेटक लोग, उसमें भी वो लोग कर मांगते थे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लकड़ी की जगह लोहे के फल का प्रयोग होने लगा। अब उससे खुदाई भी अच्छी हुई और फसलें भी अच्छी होने लगी। फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के खेतों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों के बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उसका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी अच्छी होती थी, मतलब फसल भी अच्छी होती थी। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? चलिए, सूक्ष्म परीक्षण। मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन हिस्सों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। इन हाथियों को क्या करा था? बंदी बनाया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो राजा के लिए रथ का काम कर सके। तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लोह, अयस्क, खदानें, मजबूत और औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और महत्वपूर्ण शासक, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। कहाँ के? कब? 2300 साल पहले। कहाँ? मैसिडोनिया का राजा जो था विश्व में अपना शासन करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में
व्यास नदी के निकट तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, कूच करना मतलब मगध में प्रवेश करने के लिए चाहा, तो उनके सैनिकों ने इनकार कर दिया, भारत में घुसने से मना कर दिया, क्योंकि सैनिक जो थी कई जगह लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अब उन्हें अपने घर वापस जाना था और पूरी तरह थके होने के बाद सिपाहियों ने भारत में प्रवेश करने से मना कर दिया। इस बात से भयभीत थे वे, इस बात से भयभीत थे। राजा को ऐसा नहीं लगता था कि हमारे सैनिक भी हमें मना कर सकते हैं। इस बात से भयभीत थे। भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। भारत ऐसे ही थोड़ी ना है कि उसे कोई भी जीत ले, लेकिन हाँ, अंग्रेजों ने बर्बाद किया। अभी नेताओं भी इसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखाई पड़ता है? वज्जी, जैसा कि तुमने पहले पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वज्जी को क्या कहते थे? गण या संघ। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। गण या संघ के कई शासक होते थे और इनसे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। मतलब यहाँ पर कोई एक राजा नहीं, बल्कि सभी व्यक्ति ही राजा थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलजुल कर चर्चाएं करते थे। स्त्री, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। कौन कौन? स्त्री और यति, जो नीची जाति के लोग थे वे। स्त्री को ऐसे भी कहाँ वैल्यू दिया जाता है, लेकिन हाँ, आज तो मिल रहे हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्याएं दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसको? बुद्ध के पास। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा इनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्हें वहाँ की वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते होंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते होंगे, पारंपरिक नियम का पालन करते होंगे, बड़े का समान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते होंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में छत का रख रखाव करेंगे।
भिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपद से कैसे भिन्न था? कल से कम 3 अंतर बताओ। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद इनका राज अब तक 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। चलिए, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। 1-2 और चैप्टर शायद बच गए होंगे हिस्ट्री के। क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय। और इसी के साथ आप लोगों को रोज एक पेज लूसेंट का क्लास भी मिल जाएगा। चलिए, ताकि एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों एक ही साथ खत्म कर सके। और क्वेश्चन आंसर जब यूट्यूब पर आएंगे तब क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। चलिए, बाय, गुड नाइट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो देखकर और अपनी राय नहीं बताते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। चलिए, बाय, गुड नाइट।